हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था सतत आवेश वितरण के कार्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारा अगला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं कि एक फिगर बनाते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, आर त्रिज्या की कोई वलय है जिस पर अक्ष से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसमें क्या होता है कि एक अवयव लेते हैं, दो अवयव लेते हैं, एक अवयव A और एक B जो DL है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिगर है जहाँ से A से बिंदु P की दूरी √r² प्लस x² होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, तब ये दूरी निकल आएगी। ये r है, ये x है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, इसकी दूरी भी r² प्लस x² हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसके कंपोनेंट कर लेंगे या घटक में डिवाइड कर देंगे, घटक बना लेंगे। सो DE1 sin अल्फा, ये इस DE1 के कारण DE1 sin अल्फा हो जाएगा, ये DE1 cos अल्फा हो जाएगा। जिस तरफ अल्फा होता है उस तरफ cos अल्फा को लेते हैं, cos को लेते हैं, और जिस तरफ इसके लंबवत sin को लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये DE1 cos अल्फा हो जाएगा DE1 के कारण, और ये DE1 sin अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार से DE2 cos अल्फा और DE2 sin अल्फा हो जाएगा DE2 के कारण। सो इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं बिंदु P पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सब कुछ लेने के बाद तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन, ये टोटल परिधि वो L होता है। L यहाँ टोटल परिधि है जिसकी इस तार की परिधि के बराबर हमारी लंबाई हो जाएगी। सो 2 पाई r ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि ये एक रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। सो इस कारण से इसकी जो लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व है Q अपॉन 2 पाई r हो जाएगा, जहाँ 2 पाई r इस संपूर्ण तार की लंबाई अर्थात परिधि है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं कि किसी इस बिंदु पर मैंने बताया था दो लंबाई अवयव लेते हैं DL, सूक्ष्म अवयव लेते हैं DL। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से A से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम लिखते हैं कि AP की दूरी √r² प्लस x², इसी प्रकार से इक्वल हो जाएगी BP की दूरी। तो डियर स्टूडेंट्स, अवयव A से विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बिंदु A से P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि डियर स्टूडेंट्स, DE1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ। यहाँ एक आवेश अवयव लेते हैं जो ये होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से Q इक्वल टू 2 पाई r होगा, और इसका जो आवेश अवयव होगा वो DQ होगा। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन √ ये डिस्टेंस दूरी है r² प्लस x²। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा कि विद्युत क्षेत्र इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² होता है। यहाँ पर r डिस्टेंस ये दी है, तो यहाँ से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ ओवर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार से इस बिंदु बी से P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु बी से P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि DE2 इक्वल टू 1/4πε0 DQ ओवर, डिस्टेंस भी वही है जो AP की थी वही BP की है, तो ये हो जाएगा फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन सेकंड दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स समीकरण 1 व 2 से हमें क्या पता चला, समीकरण 1 व 2 से DE1 इक्वल टू DE2, तो डियर स्टूडेंट्स DE1 इक्वल टू DE2 हो गया समीकरण 1 से, 1 और 2 से। सो डियर स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि अब हम इनके कंपोनेंट घटक कर लेते हैं। DE1 का घटक मैंने आपको बताया था कि जिसकी तरफ अल्फा यानी थीटा होता है उसकी तरफ कॉस लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर साइन लेते हैं। इसी प्रकार से इसके लंबवत घटक DE1 साइन अल्फा और समांतर घटक या उसकी दिशा में घटक DE1 कॉस अल्फा। इसी प्रकार से DE2 का घटक DE2 कॉस अल्फा इसके अकॉर्डिंग और इसके परपेंडिकुलर DE2 साइन अल्फा यानी लंबवत DE2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके घटक करने के बाद अब हम इस पर अगर यदि हम इसे ऐसे ही DL अवयवों के अवयव मान लें इस रिंग को, तो इस पर क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी इस अक्ष के अनुदिश ही होगी। सो डियर स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सभी अवयवों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की संपूर्ण समाकलन इस परिधि के लिए संपूर्ण समाकलन के बराबर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इस संपूर्ण समाकलन के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मैं सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं आराम से आपको धीरे धीरे से पढ़ा रहा हूँ। आज इतनी स्पीड भी नहीं है कि मैं आपको तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि इस किसी एक आवेश अवयव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उसके समाकलन से व्यक्त कर देते हैं। तो समाकलन के रूप में व्यक्त करने पर ये संपूर्ण वलय का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो E इक्वल टू समाकलन 0 से 2πr होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr, मैंने संपूर्ण वृत्त की परिधि के लिए इसे निकाल रहा हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हो गया ये, और इसमें से DE1 हो जाएगा, DE1 इसे कि ये जो परपेंडिकुलर घटक हैं, जो लंबवत घटक हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कैंसिल हो जाते हैं और निरस्त हो जाते हैं, और जो एक ही डायरेक्शन में है ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके कारण ऐसे ही अगर इसे L लंबाई के अनेक अवयव ले लिए जाएं और इनको जोड़ दिए जाएं, तो जिसके कारण हम इसे समाकलन में प्रस्थापित कर देते हैं। तो इसी का एक अवयव ले लेंगे और cos अल्फा लिख देंगे, DE1 cos अल्फा आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स आप ये ना सोचें कि ऐसे ही हम ये cos अल्फा ये आ गया तो जोड़ते जाएंगे cos अल्फा cos अल्फा DE1 DE2। तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो समाकलन का चिन्ह है ये उसी के लिए आया है, ये संपूर्ण कि इस संपूर्ण वलय पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस जो संपूर्ण वलय पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए ही मैंने ये समाकलन का चिन्ह प्रतिस्थापित कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये हो गया। अब इसकी DE1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स E
इक्वल टू 0 से 2 पाई आर, d1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी एक आवेश अवयव के कारण तो dq ओवर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन dq ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये एक रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू dq ओवर l होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम संपूर्ण उसके लिए ले रहे हैं, तो dl यहाँ पर dl हो जाएगा ये, क्योंकि एक सूक्ष्म अवयव के लिए लिया है, तो यहाँ से dq की वैल्यू लैम्डा dl निकाल लेंगे, तो यहाँ से dq इक्वल टू लैम्डा dl हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल टू समाकलन 0 से 2 पाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पर लैम्डा dl लिख देंगे, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, और कॉस अल्फा। अब यहाँ से इतना आने के बाद अब हम क्या करते हैं कि जो ये हैं इसे बाहर लिख लेंगे, E इक्वल टू 1 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये L लंबाई प्रति परिधि के लिए लिया गया ना, तो ये 2 पाई आर 0 से 2 पाई आर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम बाहर कर देंगे, आर स्क्वायर 1/1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो समाकलन dl 0 से 2 पाई आर। सो डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो L हो जाएगा। यहाँ से हम लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई आर। तो डियर स्टूडेंट्स, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि लैम्डा इक्वल टू q अपॉन 2 पाई आर था, q अपॉन 2 पाई आर जो एक आवेश घनत्व होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। किसी एक आवेश संपूर्ण के लिए था ये पूरी परिधि के लिए, और ये किसी एक के लिए मैंने निकाला था। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या होता है कि इसकी वैल्यू हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो q अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, q अपॉन 2 पाई आर और इंटू 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये कॉस अल्फा चल ही रहा था, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये कॉस अल्फा है वो चल ही रहा था, तो यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा, ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा। और ये कॉस अल्फा चल रहा था हमारा, इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, q कॉस अल्फा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बचेगा और कॉस अल्फा बचेगा और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ के बाद करते हैं, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मोस्ट डेरिवेशन है, तो इसे आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर करना और
इसे अपनी कॉपी में लिखकर इसका जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो यहाँ से E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस x² cos अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पर cos अल्फा आ रहा है। अब हमें cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। cos अल्फा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि त्रिभुज AOP में हम क्या करते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन cos अल्फा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार x हो गया क्योंकि थीटा अल्फा ले रहे हैं, तो आधार x और कर्ण ये हो गया, तो √r² प्लस x² ये हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस cos अल्फा की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस x², तो cos अल्फा की वैल्यू ये रख देंगे x/r² प्लस x² की 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये 1/2 ये रहा और 1 ये रहा, तो ये 3/2 हो जाएगा। E इक्वल टू 1/4πε0 Qx/r² प्लस x² की पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली किसी वलय के कारण। इस संपूर्ण वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये निकल के आ गई। इससे आगे इसकी कंडीशंस हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं, इनकी कंडीशन कौन कौन सी हैं वो कंडीशन हम आपको बताएंगे। पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फिजिक्स को सीरियसली लेकर पढ़ें, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यदि आप सीरियस लेकर पढ़ोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेशनों को एक कॉपी में अलग से करके प्रैक्टिस करें जिससे आपको डेरिवेशन अच्छे से आ जाए। सो डियर स्टूडेंट्स हमारी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वलय के कारण ये निकल के आ गई। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, और इसे समीकरण 3 दे दो। समीकरण 3 डियर स्टूडेंट्स इसका एक सदिश रूप भी लिख लो। ई वेक्टर अपॉन ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसका एक अंक सदिश आई कैप हो जाएगा, तो इसका सदिश रूप ई वेक्टर अपॉन 1/4πε0 Qx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2 और आई कैप, ये आपका सदिश रूप हो गया। आई कैप इसलिए लगाया है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, वाई में जे और जेड में के कैप। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी कंडीशंस आती हैं, स्थितियां आती हैं। इसकी फर्स्ट स्थिति क्या होगी, यदि हम इस बिंदु P को केंद्र पर ले आएं। फर्स्ट स्थिति है हमारी, यदि हम बिंदु P को इस केंद्र O पर ले आएं तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तब E वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तब E इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x आ जाएगा तो x यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये r² है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 संपूर्ण पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बटे ये हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो E इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन आपकी ये थी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि x है, यदि बिंदु P R से मतलब इस वलय से बहुत दूरी पर हो, बिंदु P इस वलय से बहुत दूरी पर हो तो क्या होगा कि हम x को r² को छोटा मान के चलेंगे x से, क्योंकि x
जब x की दूरी बढ़ जाएगी या अर्थात बिंदु P बहुत दूर चला जाएगा तो हम आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0, तो क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे यदि x की वैल्यू बहुत बड़ी है r से, तो यानी x यदि वलय बिंदु P से बहुत दूर है तब हम आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, 0 रख देंगे और क्यू एक्स और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स पे क्यू और एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा यदि ई वेक्टर इक्वल टू क्या जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्यों आएगा? क्योंकि यदि ये कब आएगा, यदि हमारा बिंदु P इस वलय से बहुत अधिक दूरी पर रखा हो, तब हम कंडीशन से हम ये कह देंगे कि ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें आर स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि एक्स की वैल्यू आर से बहुत बड़ी हो जाएगी इस वजह से। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक थर्ड कंडीशन है, थर्ड प्रॉपर्टी है, वो क्या है? इसकी एक तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हम मतलब विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति में हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता की स्थिति में इसका डी वेक्टर अपॉन डी आर डी एक्स कर देते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में डी अपॉन डी एक्स कर देंगे अधिकतम में डी इक्वल टू 0 हो जाता है, अधिकतम dx इक्वल टू 0। तो समीकरण 3 क्या था? उस समीकरण 3 जो मैंने आपको समीकरण 3 लिखाया था उसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन को आप 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो हम उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए समीकरण 3 का लिख देता हूं। समीकरण 3 अवकलन करने पर तो डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि वो क्यू अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा और x अंदर था डी ओवर डी एक्स, एक x था अंदर, x बचेगा और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था की पावर 3/2 ही तो था, यस। और एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 अंदर था, 3/2 था, वो नीचे था तो ये माइनस में ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसका अवकलन कर देते हैं, तो q अपॉन 4πε0, यदि हम इसे ऐसे ही स्थिर रखें, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट उसमें हम ये नियम लगा देंगे, एक स्थिर एक का अवकलन, ये वाला। तो फिर सेकंड में प्लस का चिन्ह लगा के, वो आपको रूल बताया होगा को आपको 11th क्लास में अवकलन पढ़ाए होंगे, फिजिक्स में भी अवकलन आते हैं वो आपको। वैसे तो आपको 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ा दिए होंगे, बट आप फिजिक्स पढ़ी होगी आपने 11th क्लास की, तो उसमें भी ये अवकलन वगैरह आते हैं, तो अवकलन आप पहले से ही पढ़ चुके होंगे। तो इस वजह से आपको अभी डिफ्रेंशिएट करना है। यदि हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यदि हम इसे स्थिर लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, इसे स्थिर लेते हैं और फिर इसका अवकलन कर देते हैं। एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो अब एक्स को स्थिर रखते हैं, अब इसका अवकलन करते हैं तो माइनस के 3/2 ये हो जाएगा। और आर स्क्वायर ये प्लस के 1 होता है तो माइनस के 1 होता है तो ये माइनस के 5/2 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस के 5/2 ये हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, ये इक्वल टू 0 है, ये 0 में चला जाएगा बाहर। और यहाँ से फिर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये बचेगा माइनस के 3/2 इक्वल टू 0। तो 2 आर स्क्वायर प्लस ये बचेगा और ये भी इस 0 में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस के 3/2 और डियर स्टूडेंट्स इसका एक्स स्क्वायर था, सॉरी डियर स्टूडेंट यहाँ से एक और रह गया, ये एक्स स्क्वायर था, मतलब ये एक्स स्क्वायर का भी 2x अवकलन हो जाएगा, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, x बचेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। फिर 3 माइनस के 3x स्क्वायर बचेगा 0 और ये 0 में चला जाएगा। जब ये 0 में चला गया तो बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। और तो यहाँ से ये आर स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, a/r/√2, ये माइनस प्लस माइनस के हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि r/√2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, r/√2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स हमारा ये डेरिवेशन पूरा हुआ, हम इसकी जो कंडीशंस थी 3 कंडीशन भी बता दी और जो डेरिवेशन था वो पूरा हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि गाउस का नियम। गाउस का नियम होता क्या है, गाउस का नियम किसी विद्युत फ्लक्स में जो मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है और उसमें आवेश है, तो पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध कुल आवेश है उसमें संबंध को व्यक्त करता है, तो हम उसे पढ़ा रहे हैं। अब आएगा अगला टॉपिक है आपका गाउस का नियम, गाउसेस लॉ। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप नोट साथ साथ बनाते जाना है और डेरिवेशन को अच्छे से क्लियर करते जाना है, क्योंकि डेरिवेशन 4-5 मार्क्स का आता है डेरिवेशन। सो डियर स्टूडेंट डेरिवेशन को अच्छे तरीके से क्लियर करो। और अगली टॉपिक है आपका, अगला टॉपिक है गाउस का नियम। डियर स्टूडेंट्स गाउस का नियम होता क्या है कि गाउस का नियम होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला या गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। डियर स्टूडेंट्स इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे कि फाई ई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का, उससे मतलब उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स कुल आवेश लेते हैं हम सिग्मा क्यू अपॉन कोई आवेश मतलब कोई पृष्ठ है जो हमने सिग्मा क्यू क्यों लिया है, कोई आवेश है तो इसमें आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Qn आवेश है, जिसे मैंने क्या कहा था कि योग के चिन्ह को सिग्मा से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कुल आवेश के लिए सिग्मा का चिन्ह प्रतिस्थापित कर दिया है। और डियर स्टूडेंट्स 1/ε0 ये कुल आवेश है। गाउस के नियम क्या है कि ये कुल आवेश है वो 1/ε0 गुने के बराबर होता है। तो 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये आपका गाउस का नियम है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका गाउस का नियम है। और डियर स्टूडेंट्स इसकी उत्पत्ति हम आपको कल पढ़ाएंगे कि ये उत्पत्ति कैसी हुई थी, इसकी कैसे ये फॉर्मूला बना आपके लिए, तो वो हम आपके लिए कल पढ़ाएंगे। अब हम बस इतना ही पढ़ाते हैं आपको। और यदि डियर स्टूडेंट्स इसे अंदर उपस्थित है तो क्यू इन लिख लो इसको। तो सिग्मा क्यू इन अपॉन ε0 यदि ये किसी अन्य माध्यम में होता, ये अब तो ये निर्वात अथवा वायु में, यदि ये किसी और माध्यम में होता तो हम क्या करते थे, मैंने आपको पहले से ही बताया था कि सिग्मा क्यू इन अपॉन ε0 को एप्सिलॉन लिखते, जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि ε0 लिख सकते हैं। तो सिग्मा क्यू इन अपॉन के ε0 लिख सकते हैं। इसे मैंने आपको बताया था कि क्या है, वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी क्लास बस यहीं खत्म होती हुई। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो कोरोना की वजह से सिलेबस रिड्यूस हो चुका है 25%। सो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको जो NCERT बुक में जो पहले था उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं शायद पूछ लिया जाए, वैसे तो नहीं पूछेगा पर क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो यदि आपको आगे चल के किसी भी चीज़ का मतलब NDA वगैरह डिफेंस वगैरह का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको फ़ायदा रहे, इस वजह से मैं आपको जो कुछ उसमें है वो पढ़ाऊँगा NCERT में, क्योंकि इसको आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप डिफेंस का एग्ज़ाम दोगे, अगर डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हो पहले से ही, तो इस फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को अच्छी तरीक़ा से क्लियर करके जाना है पहले से ही। सो डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स पर आप ज़्यादा फोकस रखना, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर फोकस रखना डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीडियो को या अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हुआ अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, वो होगा गाउस के नियम की उत्पत्ति से स्टार्ट। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।